तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोगों का एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसका नाम क्या है? गुप्ता पीरियड, गुप्त काल के बारे में आज से हम पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, है ना। हमारा पिछला चैप्टर था कौन सा? मौर्य वंश के बाद का जो काल था, है ना, पोस्ट मौर्यन पीरियड। इसके बारे में हमने देखा, पूरा जाना, है ना। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है गुप्ता पीरियड, जैसे कि हम जानते हैं इसका टाइम पीरियड क्या था, 319 ईस्वी से 6th सेंचुरी तक, 6ठी शताब्दी तक का जो काल है, 319 ईस्वी से 6ठी शताब्दी तक का काल, उसी को बोला जाता है गुप्ता काल, गुप्ता पीरियड। और ये जो गुप्ता पीरियड है प्यारे दोस्तों, है ना, इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का जो है प्रथम स्वर्णिम काल, स्वर्णिम युग जो है माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो है इसी काल में जो है क्या हुआ था? स्थापत्य कला का विकास, संस्कृत साहित्य का विकास, कला एवं संस्कृति का विकास और धार्मिक विकास जो है बहुत तेजी से इस काल में हुआ था। इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि इन सब का इस काल में जो है पूर्ण विकास हुआ था। इसलिए इसको क्या माना जाता है? गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री मतलब कि भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णिम काल, ओके, स्वर्णिम युग। तो अगर बात करें ये जो गुप्ता पीरियड है प्यारे दोस्तों, इसकी जानकारी हमें किसी न किसी सोर्स से मिलती होगी। तो वो सोर्स क्या क्या है? कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जिनसे हमें गुप्ता पीरियड के बारे में जो है जानकारी मिलती रहती है, या फिर हम उसका अध्ययन करके गुप्ता पीरियड के बारे में जानकारी लेते हैं? तो वो कौन कौन से सोर्सेस है? तो फर्स्ट अगर सोर्स बात करें तो वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। पुरातात्विक स्रोत जो है वो कौन कौन से वैसे पुरातात्विक स्रोत है जिनसे हमें गुप्त काल का जो है जानकारी मिलता है? तो बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों, फर्स्ट है महारौली स्तंभ लेख, है ना, महारौली पिलर एडिक्ट्स। इसको स्थापित किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह स्थापित किया गया था। कौन? महारौली स्तंभ लेख, ओके। और ये जो महारौली स्तंभ लेख है प्यारे दोस्तों, ये कुतुब मीनार परिसर में जो है स्थापित लौह स्तंभ है ना। कुतुब मीनार परिसर पर जो है दिल्ली में स्थापित, जिसको हम लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं, है ना, यही है महारौली स्तंभ लेख, है ना। इसी में स्थापित किया गया था। और ये जो लौह स्तंभ है प्यारे दोस्तों, ये आज तक जो है जंग नहीं लगा है। समझ सकते हैं कि कितना ओरिजिनल लोहे का जो है उपयोग किया गया होगा, कौन से लोहा का उपयोग किया गया होगा कि 1600 साल हो गया, 16 ईयर्स हो गया, फिर भी उसमें कोई भी जंग एक जरा सा भी नहीं लगा है। तो इसका मजबूती का जो है आप पता इससे लगा सकते हैं कि आजकल जो है 10 साल 5 साल नहीं होता कि लोहा में जंग लगना शुरू हो जाता, लेकिन वो कैसा लोहा है कि 1600 साल हो गया पुराना, लेकिन आज तक जंग नहीं लगा है। कौन? लौह स्तंभ जो दिल्ली में है कुतुब मीनार परिसर में, ओके, यही है महारौली स्तंभ भी इसको कहा जाता है, या फिर महारौली स्तंभ लेख इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करें दूसरा अभिलेख की, तो वो है एरन अभिलेख, है ना। कौन सा? एरन एडिक्ट्स, एरन अभिलेख, जो किसके द्वारा लिखवाया गया था? भानुगुप्त के द्वारा जो है लिखवाया गया था। किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और इसी एरन अभिलेख में जो है प्यारे दोस्तों क्या हमें जानकारी मिलता है? सती प्रथा का जो है प्रथम उल्लेख मिलता है, मतलब कि जानकारी मिलता है। सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यही मिलता है, कहाँ? एरन अभिलेख में। और अगर थर्ड अभिलेख की बात करें तो वो है पुना ताम्रलेख। क्या है? थर्ड पुरातात्विक स्रोत, तीसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स पुना ताम्र लेख, जो किसने लिखवाया था? प्रभावती ने, है ना, प्रभावती ने लिखवाया था। और प्रभावती कौन थी? इससे पहले मैं बता चुका हूं कि वो पुत्री थी किसकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इसकी लव स्टोरी के बारे में भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है ना, और फुल वीडियो भी डाल रखा है। अब बात करें कि नेक्स्ट जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। कौन? जूनागढ़ अभिलेख। ये जो है इसमें किसकी जानकारी मिलती है? स्कंद गुप्त ने जो है क्या किया था? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब कि मरम्मत करने का काम किया था। इसके बारे में जो है इसने इसमें लिखवाया था, किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में। तो
गुप्त काल के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो गुप्त काल की जानकारी ये जूनागढ़ अभिलेख भी देता है, जिसने किसने लिखवाया था, इसमें कुछ स्कंद गुप्त ने लिखाया था, जो सुदर्शन झील के बारे में जो है बताया गया कि इसने जो है क्या किया था, इसका जीर्णोद्धार करवाया था, मतलब कि मरम्मत करवाया था। उसके बाद 5वां अभिलेख आता है इलाहाबाद अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख में क्या जानकारी मिलती है गुप्त काल के बारे में, कि इसमें जो है समुद्रगुप्त ने क्या करवाया था, अपने विजयों की जो है उल्लेख करवाया था, अपने विजयों के बारे में यहाँ पर लिखवाया था, और इसी प्रयाग परिस्थिति में करवाया। मतलब कि यही जो इलाहाबाद अभिलेख, इसी में क्या जो ये अपना विजय का वर्णन करवाया, इसको क्या बोला जाता है, प्रयाग प्रशस्ति। क्या, प्रयाग प्रशस्ति। और ये जो इलाहाबाद अभिलेख है प्यारे दोस्तों, इसको प्रयाग स्तंभ लेख भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और छठा आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, विल्सड अभिलेख। कौन सा, विल्सड अभिलेख, ये कुमार गुप्त के द्वारा लिखवाया गया। और फिर एक है भित्री गुफा लेख। कौन सा, 7वां भित्री गुफा अभिलेख, ये स्कंद गुप्त के द्वारा जो है इसका रचना या फिर लिखवाया गया था। तो ये थे कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, जो हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देते हैं, गुप्त काल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सेकेंड अगर सोर्स की बात करें, तो सेकेंड सोर्स है प्यारे दोस्तों लिटरेरी सोर्सेस, साहित्यिक स्रोत। तो कौन कौन से साहित्यों की जो है रचना की गई थी गुप्त काल में, या फिर कौन कौन से साहित्यों के अध्ययन से हमें गुप्त काल के बारे में जो है जानकारी मिलती है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में हमें पता चलता है प्यारे दोस्तों कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, मतलब गुप्त काल और गुप्त काल के बाद ऐसी प्रमुख पुस्तकें कौन कौन थी जिससे हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो बात करेंगे तो वो, अगर लेखक की बात करें कालिदास, है ना, रचनाकार कालिदास की बात करें तो कालिदास को क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। शेक्सपियर कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे, ड्रामा लिखने का काम करते थे, है ना। तो उसी तरह से कालिदास जो है वो भी ड्रामा लिखने का काम करते थे, और इसलिए इन्हें जो है भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। तो इनका अगर रचना की बात करें तो इनके द्वारा क्या क्या रचना, किसका किसका रचना किया गया, अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की, कालिदास ने। फिर मेघदूतम, है ना, मेघदूतम की भी रचना किसने की, कालिदास ने। फिर रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, फिर माल विकाग्नि मित्रम, और फिर विक्रम वंशियम। कौन सा, विक्रम वंशियम। ये सारे रचना जो है किसके द्वारा किए गए थे, कालिदास के द्वारा ही। और सेकंड बात करें तो विशाख दत्त, तो विशाख दत्त के द्वारा क्या क्या रचना किया गया था, जिससे हमें क्या मिलता है, गुप्त काल और गुप्त काल के बाद की जानकारी मिलती है। एक तो मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त, और देवी चंद्र गुप्तम। कौन सा, देवी चंद्र गुप्तम की भी रचना जो है किसने की थी, विशाख दत्त ने ही की थी। और तीसरे रचनाकार आते हैं वराह मिहिर। क्या, वराह मिहिर, इनके द्वारा किसका रचना किया गया था, बृहत संहिता का और पचसी द्वादंतिका, है ना, पचसी द्वादंतिका की रचना भी किससे की गई, किसके द्वारा की गई थी, वराह मिहिर के द्वारा, है ना। और इसके साथ जो है दंडिन एक रचनाकार थे, इनके द्वारा जो है किसका रचना किया गया, 10 कुमार चरित और फिर काव्य दर्शन और 10 कुमार चरित के रचनाकार कौन है, दंडिन। तो इस तरह से ये गुप्त काल के ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने जो है विभिन्न साहित्यों की जो है रचना की, जिससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, इस गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ओके, तो बात करेंगे और बहुत सारे जो है क्या है रचनाकार हैं जिनके रचना से जो है हमें मिलता है जानकारी किसके बारे में, गुप्त काल के बारे में। तो उसके बारे में अभी देखते हैं। तो 5वां नंबर की बात करें तो 5वां नंबर में कौन है, वानभट्ट, है ना। हर्षचरित और कादम्बरी नामक जो है पुस्तक की रचना किया था इन्होंने, वानभट्ट ने। और अगर बात करें नेक्स्ट हर्षवर्धन, तो याद रखिएगा ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के लेखक माने जाते हैं, मतलब कि गुप्ता पीरियड के बाद के लेखक माने जाते हैं। वानभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन जो खुद एक राजा हुआ करते थे, इन्होंने
नागानंद और रत्नावली और फिर प्रियदर्शिका नामक पुस्तक या फिर साहित्य की रचना की। फिर आर्यभट्ट, इन्होंने जो है सूर्य सिद्धांत और आर्यभाट्यम नामक साहित्य की रचना की। फिर विष्णु शर्मा की बात करें, बहुत ही प्रसिद्ध पंचतंत्र नामक पुस्तक या फिर साहित्य की रचना की गई। और आपको पता होना चाहिए कि ये पंचतंत्र जो है प्यारे दोस्तों, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें तो नंबर 2 पर आता है सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में, है ना। कौन सा? पंचतंत्र, है ना। बाइबल जो है फर्स्ट स्थान पर है और बाइबल के बाद जो है दूसरा सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कोई है तो यही है पंचतंत्र। और वात्स्यायन की बात करें तो इन्होंने कामसूत्र की रचना की। फिर कामंदक की बात करें तो नीति शास्त्र साहित्य की रचना की। फिर भास की बात करें तो इसने चारुदत्ता और अरुभंग नामक साहित्य की रचना की। फिर वत्स भट्टी की बात करें तो इन्होंने जो है रावण वध नामक साहित्य की रचना किया। और फिर पाणिनि की बात करें तो इन्होंने जो है अष्टाध्यायी नामक साहित्य की रचना की। और फिर अगर कल्हन की बात करें तो कल्हन ने राजतरंगिणी नामक साहित्य की रचना की। और फिर चंद्र गोमी की बात करें तो चंद्र व्याकरण नामक रचना की। और फिर अमर सिंह की बात करें तो अमर कोश नामक साहित्य की रचना की। तो ये प्रमुख जो है इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, प्रसिद्ध कह सकते हैं रचनाकार और उनकी रचना है, साहित्य है ना, और साहित्यकार हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो प्रमुख पुस्तकें हैं जिसके बारे में हमें जानने की आवश्यकता होती है। एग्जाम में जो है ज़्यादातर यही सब के बारे में जो है पूछा जाता है। तो ये था प्यारे दोस्तों सोर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, जो हम बात किए हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स और पुरातात्विक स्रोत और फिर लिटरेरी सोर्स। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्यारे दोस्तों किसके बारे में, तो इसके बाद जो है प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे तो इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा गुप्त वंश, है ना। तो गुप्त वंश के कौन कौन से राजा हुए, कौन उसके उत्तराधिकारी हुए, ये सब चीजें जो है हम इसके बाद कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में अंतिम समय तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय धन्यवाद। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।